नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। आने वाले आधे घंटे में हम रियल एस्टेट क्षेत्र की सेहत का जायजा लेंगे और इसके सामने जो प्रमुख चुनौती हैं उन पर हम खास करके बातचीत करेंगे। आज का विषय रहने वाला है क्षेत्र के सामने जिस तरह से जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है उसका जायजा लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले नजर एक रिपोर्ट पर। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की भारी कमी का असर इन सेक्टर्स की ग्रोथ पर दिख रहा है। RICS के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में करीब 5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। इनमें से सिर्फ करीब 20 लाख लोग ही हुनरमंद हैं, जबकि अगले 10 साल में भारी संख्या में इंजीनियर्स, प्लानर्स और मैनेजमेंट पेशेवरों की जरूरत रहने वाली है। जिस तरह कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, उस तादाद में इस सेक्टर में काम करने वाले ट्रेंड प्रोफेशनल की ग्रोथ नहीं हो रही है। RICS के सर्वे के मुताबिक 2020 तक रियल एस्टेट सेक्टर में करीब 95 अरब स्क्वायर फीट एरिया की मांग होगी, लेकिन इतने कंस्ट्रक्शन के लिए कुशल कारीगरों और हुनरमंद पेशेवरों की संख्या में भारी कमी रहेगी। मतलब ये कि इनकी सप्लाई का अंतर और बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पेशेवरों की ये कमी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में बाधा पहुंचा सकती है। इसीलिए अब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इस और प्रयास कर रहा है। We would like to add more institutions, add more courses, modify the existing courses to make them more suitable for urbanization, and we look forward to advice and suggestions. And in the coming months, our ministry would be announcing the roadmap. RICS के सर्वे के मुताबिक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हर साल करीब 4 लाख सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन देश में हर साल सिर्फ 27,000 सिविल इंजीनियर्स ही कॉलेजों में पढ़ाई पूरी कर बाजार में आते हैं। ठीक इसी तरह हर साल 3.5 लाख आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है, जबकि सप्लाई केवल 3,800 ही होती है। हर साल टाउन प्लानर्स के लिए कुल मांग करीब 1,19,000 है, जबकि पढ़ाई पूरी कर नौकरी के लिए बाजार में केवल 16,000 टाउन प्लानर ही उपलब्ध होते हैं। The way the infrastructure is developing in India, we do need lots of engineers, qualified engineers, I would say. पेशेवरों की मांग और सप्लाई का ये अंतर पाटने के लिए अब जाकर निजी कंपनियों ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया है ताकि सप्लाई के इस अंतर को कम किया जा सके, लेकिन इसमें भी तेजी लाने की ज़रूरत है ताकि ये अंतर जल्द से जल्द कम किया जा सके। दीपक उपाध्याय, जी बिजनेस, दिल्ली। और आइए हम आपका परिचय कराते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन संधेर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर RICS साउथ एशिया, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कमल मित्तल साहब हैं, CEO पहाड़पुर बिजनेस सेंटर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर पार्क, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। मिस्टर बिल पीकॉक इज जॉइनिंग अस, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फाइल्को कंसल्टिंग, थैंक्स फॉर बीइंग इन द स्टूडियो विल। एंड ऑल्सो अनुराग माथुर साहब मौजूद हैं, MD हैं कुशमन एंड वेकफील्ड, गुड इवनिंग अनुराग साहब, आपका भी स्वागत है। आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमें नवीन रहेजा साहब भी इस समय ज्वाइन कर रहे हैं, CMD रहेजा डेवलपर्स। नमस्कार रहेजा साहब, स्वागत है आपका भी। ओपनिंग कमेंट सचिन साहब आपसे लेना चाहेंगे। RICS ने जिस तरह से ये जो स्टडी इनफैक्ट की और जो रिसर्च जो सामने इसकी फाइंडिंग्स आई हैं, ये थोड़ा व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें और इसके पीछे की जो सोच रही, जो ये आपने इनफैक्ट कंडक्ट कराया, उसको अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें। आई थिंक ये बहुत मुद्दा जो है काफ़ी अहम मुद्दा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है वो इशू है डिलीवरी का, और डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स। हमने देखा है कि जो पेस ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए वो इट हैजंट केप्ट पेस विद जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आप इस रिपोर्ट में अगर नंबर्स देखें तो करीब 95 बिलियन स्क्वायर फीट की रियल एस्टेट स्पेस की रिक्वायरमेंट है ओवर द नेक्स्ट बाय 2020। तो अगर इसको मद्देनजर देखो और आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखो कि 50 मिलियन लोग जो इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, उसमें से करीब 2 मिलियन लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, और और वो जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हैं वो एक बहुत ही कम तादाद में है, और जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा की है। और आपने आई थिंक रिपोर्ट में जो स्किल्स गैप है, करीब कोर सेक्टर प्रोफेशनल्स का आज की तारीख में रिक्वायरमेंट है कि करीब 3.5 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट है, पर एक्चुअल सप्लाई जो आज की तारीख में आ रही है वो करीब 600,000 प्रोफेशनल्स की है। तो आई थिंक ये इस ट्रेंड को एजुकेट करने के लिए एकेडेमिया को, इंडस्ट्री को, पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री बॉडीज को, इसलिए हमने ये रिसर्च कमीशन की थी। राइट। रहेजा साहब, आप बता सकें, इस क्षेत्र के सामने अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन आगे अगर हम देखें ग्रोथ के भी काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स मौजूद हैं। आप किस तरह से समझाना चाहेंगे, क्योंकि जिस अंदाज में इसमें आगे हम देख रहे हैं ग्रोथ होगी, और दूसरी तरफ जिस तरह के स्किल्ड लोग चाहिए उनकी बेहद कमी है, तो उसको किस तरह से ये जो गैप है जो डिमांड और सप्लाई के बीच में, उसको कैसे ब्रिज किया जाए, कैसे आप देखते हैं आगे के सफ़र यहाँ से?
हेलो, देखिए। जी रहेजा साहब। हाँ, मैं सबसे बड़ी जो इसके अंदर इशू है वो इशू है कनेक्टेड विद क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। पिछले इतने सालों से हमें सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आ रही है, जो प्रोफेशनल अवेलेबल हैं भी उनको बिल्कुल जो है क्वालिटी कंट्रोल्स के ऊपर नॉलेज नहीं है। उनको इंडिविजुअली अपने लेवल पे ट्रेन करना पड़ता है। उसके बाद उनकी स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे ही आप ट्रेन करते हो उनको दूसरे डेवलपर्स हाईजैक कर लेते हैं एंड ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली हम फेस कर रहे हैं। एक तरफ हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम टाइमली डिलीवरी जैसे हमारा रिकॉर्ड है करते रहें, और दूसरी तरफ हमारे पास इस टाइप का जो स्किल सेट है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से हमने अभी जो है इंटरनेशनल मार्केट में कंस्ट्रक्शन कंपनी से अभी लेटली टाई अप किए हैं ताकि हम बाहर के लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए प्रोफेशनल्स को यूज़ करें जो कि हमारे साथ परमानेंटली स्टे करें, क्वालिटी कंट्रोल्स को ध्यान में रखें और टाइमली हम डिलीवरीज लोगों को कर पाएं। जी, अनुराग माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग साहब, आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? इनफैक्ट जैसे रहेजा साहब बता रहे हैं, बाहर से भी इनफैक्ट प्रोफेशनल्स को लाने की जो बात हो रही है, हमारा देश में जिस तरह से हम देखें यंगस्टर्स की जो पॉपुलेशन है, एक बड़ा ब्रैकेट है, तो उनको भी इस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि वो भी एक बड़ा तबका है और इनफैक्ट यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कई हैं, तो किस तरह से वो उसको वेल किया जा सकता है? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात है कि इस कंट्री में इसमें 100 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोग बाहर से बुलाने की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन टू से दैट दिस शुड नॉट हैपन, बट इट्स अनफॉर्चुनेट दैट इट्स हैपनिंग। उसका मेन रीज़न ये, द इंडस्ट्री तो बहुत ग्रो करेगी विदाउट अ डाउट। दिस हैज़ टू ग्रो एट 3 times द पेस दैट इट्स करंटली ग्रोइंग, and which would mean that the demand for professionals and construction professionals will grow, it'll go up from where we are. But उसके लिए हमें कुछ radical changes करने पड़ेंगे. Number of institutions producing those professionals have to go up drastically. Point number 2 is हमारे यहाँ vocational training in this sector is completely missing. That has to be brought in. We are severely short of quality skilled professionals or semi-skilled professionals in this, and that has to be brought in. वो हमारे यहाँ है नहीं अभी जी। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी अभी भी जहाँ ट्रेनिंग जो एजुकेशंस हैं हमारी इन द बिल्डिंग सेक्टर बहुत पुरानी है। इट इज़ आउट ऑफ सिंक विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्निक्स, और वो उसको हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑल दोस थिंग्स। राइट। कमल साहब, आप कैसे देखते हैं? मतलब कम ही लोग हैं ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी वगैरह को जो पूरा एकदम समझ सकें, ट्रैक कर सकें और उस तरह से उसको आगे ले जाकर बढ़ सकें। ये जो हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की और उसके बीच में जो चुनौतियाँ हैं मतलब काफ़ी हैं, तो कैसे एड्रेस करना चाहिए? आप अपने एक्सपीरियंस से किस तरह से इसको बताना चाहेंगे? देखिए, रहेजा साहब ने और अनुराग साहब ने भी यही कहा कि हमारे पास में अवेलेबिलिटी है लोगों की, पर जो ठीक लोग हैं जो समझते हैं काम वो अवेलेबल नहीं है। और ये तो सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि आज अपने को इलेक्ट्रिशियन चाहिए या फिटर चाहिए या कारपेंटर चाहिए तो हमारे को ठीक तरह के लोग नहीं मिलते हैं और अनाड़ी लोग मिलते हैं एवरेज में जी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव दिस training programs for these people so that they are professionals in their own skills, which is extremely important. The second important thing is कि अभी next 20 years में 40 करोड़ लोग गांव से cities में आएंगे, यही बोलते हैं लोग। अगर यहाँ पर 40 करोड़ लोग गांव से cities में आएंगे तो उनके लिए मकान चाहिए, उनके लिए built environment चाहिए, और उनके अगर हम ये भी अगर आदमी लोग यहाँ पर या प्रोफेशनल्स मिल भी गए बिल्डिंग्स बनाने के लिए तो किस तरह की बिल्डिंग बनेंगी, वो बिल्डिंग में पानी और बिजली होगी भी या नहीं होगी, ये भी सोचने की बात है। इसमें कई सारे जैसे चैलेंजेस आप टच कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। एक आई हम ओपनिंग कमेंट जिस तरह से बिल भी मौजूद हैं उनसे भी लेते हैं। बिल, हाउ डू यू व्यू द इंटायर इंडियन रियलिटी स्पेस एंड इनफैक्ट द चैलेंजेस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट? इनफैक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस हैज लॉट ऑफ bottlenecks, and in order to just give it a push, there is a lot of commitment which is required from the government side too. How are you viewing the overall scenario in this sector, and what lies ahead? What should we really expect? I think in terms of the skills base that we have obviously some very excellent people in India. We just don't have enough of them, is the truth of the matter. And I think we have another situation, which is as the projects become bigger and more complex, then obviously the skill requirement of managing those projects to delivery and taking project management even to another level of program management
That is somewhat lacking so far in India. And I think that comes also in terms of understanding cross skill areas, if you like. So we have some very good people, say, in road or highway construction. But when you start to get into developing cities moving forward, you obviously need to have a much more integrated approach to how do you deliver something that will work as a new city. Those skills need to be brought on, otherwise you get the gaps in delivery in terms of timescale, and you maybe get a less efficient output at the end. Right. So we'll come back to you. आप सभी मेहमान जिस तरह से हमारे साथ खास मेहमान बने हुए, ये हमारी खास पेशकश है RICS पर स्पेसिफिकली। ये जो स्टडी इनफैक्ट कंडक्ट हुई है और आगे की राह जो है उसको तलाशा जा रहा है, उस पर एक खास पेशकश है। हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। अगले कुछ साल में भारत में शहरीकरण में और तेजी आएगी और स्पेसिफिकली इसमें आने वाले दिनों में काफी हलचल रहने की उम्मीद है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में मांग और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। RICS के एक सर्वे के मुताबिक शहरीकरण विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है, इसलिए यहाँ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के लिए अभी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आने वाले वक्त में छोटे शहरों में विकास और तेजी से होगा और इन शहरों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी होगी। भारत में शहरों का आकार अगले 10 सालों में 2.5% की दर से बढ़ेगा। साथ ही सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या में भी तेज इजाफा होगा। सर्वे में कहा गया है कि भारत जैसे देश में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने की संभावना अभी ज़्यादा है, इसलिए कंपनियां यहां अपने पंख फैला सकती हैं। हालांकि इस सेक्टर में अभी भी कई परेशानियां हैं। Since in our report we felt very strongly that this is an area where the state governments will have to work together with the Government of India. Government of India can provide a proactive environment as they try to do with the JNNURM and what they should do for the सर्वे के मुताबिक विकसित देशों में शहरीकरण कुल आबादी का 60% होता है, जबकि भारत में यह अभी 31% तक ही है। ऐसे में यहाँ शहरों के बढ़ने के पर्याप्त कारण हैं। इसलिए देश में हर साल करीब 700 करोड़ फुट एरिया की मांग होगी, जबकि अगले 10 सालों में भारत में शहरीकरण करीब 36% हो जाएगा। ऐसे में छोटे शहरों पर ही आबादी का दबाव ज़्यादा होगा, जानकार मानते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में मांग और तेजी से बढ़ेगी। दरअसल पिछले कुछ सालों में शहरों में रहन सहन का स्तर काफ़ी तेजी से बदला है। इसको देखते हुए ग्रामीण इलाकों में भी बदलाव आया है। सर्वे के मुताबिक इसी को देखते हुए शहरीकरण में और तेजी आने की उम्मीद है। दीपक उपाध्याय, जी बिजनेस, दिल्ली। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सचिन जी, जिस तरह से हम देखें इंजीनियर्स हों, आर्किटेक्ट्स हों, प्लानर्स हों, इनकी जिस तरह से जो कमी रहेगी और आगे जो हम देख रहे हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह से हैं, आपकी स्टडी में किस तरह से रिकमेंडेशंस हैं इनफैक्ट इसको मतलब एक पुश देने के लिए और इनफैक्ट यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट करने के लिए? आई थिंक कई सारी इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे को एक ऐसा फोकस क्रिएट करना है। इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों को एजुकेट करें, बट इंडस्ट्री बॉडीज, सरकार, एकेडेमिया, की एम्प्लॉयर्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जब तक हम एक ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करेंगे, अगर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर्स इन ट्रेन प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करेंगे और तो ये इस सेक्टर को के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो आई थिंक एक ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे काम करने की जरूरत है और इस समय अभी काफी सारे डिसजॉइंटेड इनिशिएटिव्स हैं। आई थिंक अनुराग ने मेंशन किया कि एक वोकेशनल क्वालिफिकेशंस का एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, बट आई थिंक रियलिटी में कोशिश ये करनी पड़ेगी कि सारी के सारे स्टेक होल्डर्स, मोर एकेडेमिया ज़्यादा कोर्सेज सेटअप करे, इंडस्ट्री उन लोगों को हायर करे और इंडस्ट्री बॉडीज जो जैसे RICS हैं जो क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड कर रही हैं। आई थिंक मोर ऑर्गेनाइजेशंस को इस एरिया में काम करना पड़ेगा टू एड्रेस दिस ह्यूज स्किल्स गैप। राइट। रहेजा साहब, आप कैसे बताते हैं इनफैक्ट जिस तरह से जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है और जो हम बात कर रहे थे जो शॉर्टेज रह सकती है, मतलब इसमें चैलेंजेस काफ़ी रहने वाले हैं। आप किस रूप में मतलब आगे समझाना चाहेंगे इसको, मतलब एक पुश क्या सकते हैं आपकी, क्या इस और मतलब आप ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? देखिए, आज सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास तो ग्राउंड लेवल की रियलिटी और एक्सपीरियंस अवेलेबल है। जो हम फेस कर रहे हैं इस टाइम पे वो ये है कि आपको
इस टाइम हमारी कंपनी को मोर देन 6 करोड़ फुट की कंस्ट्रक्शन करनी है अगले 3 साल में, और हमारे को मैन पावर अवेलेबिलिटी नहीं है, स्किल्ड वर्क फोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, अच्छे इंजीनियर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और ये जो अवेलेबल हैं उनको क्वालिटी से काम करना नहीं आता, उनको आईटी बेस्ड कि भाई आपकी रिपोर्टिंग आईटी बेस्ड कैसे होगी, उनको उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं है। और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं है जो कि आईटी बेस्ड, टाइम बाउंड, क्वालिटी कंट्रोल्स, इन सब चीज़ों की एक ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे जिसके साथ वो डेवलपमेंट हो सके, उस स्किल डेवलपमेंट की, उस स्किल सेट की, जिसको हम एक ग्लोबल लेवल के ऊपर उसको एग्जीक्यूट कर दिखा सके कि हमारे इंडिया में उस लेवल के काम हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जी। ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम है इस टाइम के ऊपर। हमारी कंपनी वी आर होल्डिंग ऑन टू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर हम डिलीवर नहीं कर पाए और क्वालिटी का अगर लेवल नहीं दे पाए तो ये प्रोजेक्ट अगर हम लॉन्च करके कल को कस्टमर्स को कमिट कर दें तो हम उनको नहीं दे पाएंगे जी। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और इसी के कारण से हमें बाहर जाना पड़ रहा है कि बाहर की कंपनी से हमने जॉइंट वेंचर्स किए हैं। अभी हमने अरब टेक से किया है, ईसीसी से किया है, और उनके साथ जॉइंट वेंचर कंपनी इंडिया में बना रहे हैं ताकि वहाँ जो इंडियन वर्कर्स ने ट्रेनिंग लिया है पिछले 10-20 साल में जी, वो जो ट्रेनिंग है वो यहाँ इंडिया में हम एक स्किल्ड वर्कफोर्स को वापस लेके आए, रिपेट्रिएट करें और उसको यूज करें अपने और वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए, अपने इंजीनियर्स को अकॉर्डिंगली ट्रेन करने के लिए। जी अनुराग जी, आप किस तरह से इसको मतलब इस क्षेत्र को, क्योंकि आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, आप कैसे समझाना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से हम जो यंग पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, इनफैक्ट उस तरह के कोर्स कंटेंट भी वैसा हो, कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज हों, इनफैक्ट जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे वो जेल कर सकें और इनफैक्ट उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। आप किस तरह से देखते हैं, मतलब क्या कुछ किया जाए? क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर जिस तरह से स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जो कमी रहने वाली है, तो आखिर किस तरह से इसको और पुश किया सकता है? आप क्या इस पर शेयर करेंगे? देखिए, एक तो इसका सोल्यूशन है कि आप स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ही इंक्रीज करें, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, उसका सोल्यूशन है। बट जस्ट बिफोर दैट, आई विल कम टू दैट इन अ मिनट, you also have to address the issue of the whole construction industry itself. And my view is that I think this industry needs to get more and more mechanized from here on. अभी हमारी dependence on unskilled और semi-skilled workers बहुत ज़्यादा है. This industry has failed to move up the value chain in terms of technology over the last few years as opposed to other industries. तो वो करने की बहुत ज़रूरत है. Number 2, जैसे मैंने पहले कहा, हर एक आदमी जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है शुड नॉट बी एन इंजीनियर। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर आदमी इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो जो उसको इस इंडस्ट्री में आए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और उस लेवल की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहाँ पे देयर हैज़ टू बी अ पार्टनरशिप, जैसे सचिन ने अभी कहा, पार्टनरशिप बिटवीन इंडस्ट्री एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स एंड सो ऑन, एंड प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ कोर्स। ये एक कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत है जिससे कि आप ट्रेन प्रोफेशनल्स को मार्केट में ला सकें। जी, तो ये बड़ा क्षेत्र है और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराता है, लेकिन जिस प्रकार के स्किल सेट की आवश्यकता है शायद उसके ऊपर काफ़ी प्रश्न है, और देखते हैं किस तरह से इसको मीट करते हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्दी लौट कर आएंगे आखिरी सेगमेंट के साथ। कई और मेहमान मौजूद हैं, उनका भी हम रुक करेंगे, जल्दी हम लौट कर आ रहे हैं। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है, आइए अब हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कमल साहब, आप जिस तरह से देख रहे हैं अलग अलग व्यूज़ जो आ रहे हैं, और कोशिश यही है कि जो इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। इसमें एक गवर्नमेंट की भी जहाँ तक भूमिका की बात है, रियल एस्टेट क्षेत्र को लेकर कई बार मतलब कुछ प्रश्न उठते हैं, आप कैसे मतलब देखते हैं उस चीज़ को एड्रेस किया सके, और गवर्नमेंट का रोल किस तरह से रह सकता है इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? I think it's important to understand that not only do we need trained people to work in this industry, but to actually have trained people who are trained in sustainability. My view is that as far as we are concerned, we have signed, or we are going ahead with the climate change policies in terms of in the future where we'll have to report what we do in terms of our CO2 emissions. We cannot construct without thinking in terms of what we are going to do for the environment with respect to energy use, with respect to water use, recycling of waste, and also in terms of the transport connection. So that it's a vital interest to the government in terms of being able to provide for the water, for the electricity in the future at low carbon. And hence the government needs to get involved in training of these people, knowing that this particular
area is going to be a big problem area for the country, for the universe, for the earth as such, and hence it must put in some of the money which they are putting into NREGA, for example, in the villages, to take some of this money to train people for skills, call it green jobs, and so that these people coming from the villages, especially these 400 million people in the future, would have some skill sets when they come to these cities, and they are able to be fruitfully employed. Because in the future, if these people, the young people, are educated but they don't find jobs, then they're going to be another new issue in this country, a big social issue, and this needs to be addressed. So the government needs to certainly get involved in not only supporting this, but actually actively supporting this, not looking at it from outside, but jumping into it to create green jobs. Right, Kamalji. Mr. Bill, what will be your views basically as far as the overall industry is concerned, what we're talking about, like Mr. Kamal also touched, how the government can actually give it a push, and as far as the industry is also concerned, what should the industry also do in order to actually take the industry forward and the challenges which we're talking about? And government's role and the industry's role also in this, sir. Well, clearly there is a role for industry to play in terms of bringing up the skills of the people that work within the sector. It's hard for the industry to actually increase the feedstock, if I can use that terminology, into the, through training of the young people to come into the industry. Yeah. Some entities can do that much better than others, of course. The major contractors, the major developers maybe can do something more towards that. I think what the industry has to do in terms of companies such as my own is to obviously develop our people with the right skills and to actually encourage them to take those skills forward. I mean, one of the things we find here is that young graduates who join us want to rise up the chain too quickly, if you like. They don't want to get the hard yards, the difficult bit done on the ground before they want to be managers. Well, you first have to understand the technologies. You have to understand how to get the integration that Kamal just talked about. How do you make things work in an efficient way? How do you join the different sectors together? How do you make sure that the travel distances across a city are efficient rather than polluting? How do you make sure that all of the infrastructure is integrated so that you reduce the call on resources, if you like, in delivering that, and then in using it moving forward? That's all time we have, but before we leave, Sachin साहब, final comment from your side. आप किस तरह से मतलब देखते हैं और फाइनली आप किस तरह से इसको रैप अप करेंगे? मतलब चैलेंजेस कई हैं, लेकिन फिर भी ये बेहद ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पुश मिले और इनफैक्ट रियल एस्टेट में भी जो कंसर्न्स हैं उन पर भी एड्रेस किया जाए. आगे की आपको मतलब रहा इन द मिड्स ऑफ ये चैलेंजेस किस तरह से लगती है? आई थिंक पहली चीज़ ये है कि रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना इस सेक्टर को बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री. सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली इंडस्ट्री स्टेटस देने से बहुत फायदे होंगे, ऑब्वियसली क्रेडिट इजीली अवेलेबल होगा, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी आई थिंक लोगों को ये रियलाइज करना चाहिए ये सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. आई थिंक ये दर्शाना कि ये सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये बहुत अच्छा करियर आपको दे सकती हैं. ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज और इसको चैनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ चीज़ें कर सकती हैं, जैसे नरेगा में कुछ फंड्स एलोकेटेड हैं. आई थिंक ये फोकस अगर हम ये लोगों को दर्शाएं कि ये सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और ये इसके लिए एक स्पेसिफिकली कॉर्पस कॉन्स्टिट्यूट करे गवर्नमेंट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. और आई थिंक मोर इंपॉर्टेंटली इंडस्ट्री को भी उतना ही बढ़ावा देना है फॉर एम्प्लॉइंग स्किल्ड पीपल. आई थिंक ये की इश्यूज अगर एड्रेस हो जाएं तो एकेडेमिया ज्यादा कोर्सेज प्रोड्यूस करेगा, जिससे इंडस्ट्री की नीड्स. तो ये थी मतलब रिपोर्ट सारी डिस्टेंस है और उसके पीछे की सोच और उसकी इनफैक्ट की फाइंडिंग्स हो रही हैं. हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. बिल थैंक्स. अनुराग साहब आपका भी शुक्रिया. कमल जी धन्यवाद. नवीन रहेजा साहब शुक्रिया आपका. एंड सचिन थैंक यू वेरी मच. और दर्शकों का भी शुक्रिया. तो ये थी पेशकश RICS की जिस तरह से स्टडी आई है और इनफैक्ट रियल एस्टेट क्षेत्र का हम जायजा ले रहे थे और इसके सामने जो चुनौतियां हैं उसके बीच आगे की राह किस तरह से रहेगी. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. नमस्कार. थैंक यू.